हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। भारत के संवैधानिक क्रम के विकास में हम लोग आज तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले जितने भी एक्ट हैं उनको, क्योंकि हम लोगों ने परिचय देख लिया था पहली वीडियो में। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इम्पोर्टेंट एक्ट थे उनको देख लिया था। क्या क्या उनसे रिलेटेड फैक्ट थे वो भी हम लोगों ने देख लिया था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले जितने भी एक्ट हैं उनको। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, तो ये बिल्कुल आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट जो हैं वो हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने हैं। तो कौन कौन से हैं, तो 1858 का अधिनियम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ब्रिटिश क्राउन जो है वो कब से कब तक आता है, तो 1858 से शुरू होता है 1935 तक। तो इनके बीच जितने भी पढ़ते हैं एक्ट उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो 1858 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग 1861 का पढ़ेंगे, फिर 1876 का अधिनियम, फिर 1892 का अधिनियम, फिर 1909 का अधिनियम, फिर 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। आपके गवर्नमेंट एग्जाम में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आने वाले अधिनियम हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्ट जो है वो आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। देखिए, हमने फिर से वही चीज पॉइंट फॉर्म में मैंने दे रखा है। ठीक है, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो और आप लोग प्रीवियस पेपर भी अगर साथ में अगर है आपके, नहीं है तो वो भी साथ में रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है या नहीं है। तो आप मैच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा, जरूर मिलेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वनडे एग्जाम भले ही कोई हो। देखते हैं हम लोग पहला जो अधिनियम है वो पढ़ते हैं हम लोग 1858 का अधिनियम। क्या है 1858 के अधिनियम में क्या होता है कि जब ये एक्ट आता है तो हमारे इंडिया के जो शिक्षित वर्ग जो था, ठीक है, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग बोलते थे, उसने इस एक्ट को भारत का मैग्ना कार्टा बोला था। क्या बोला था? भारत का मैग्ना कार्टा बोला था। किसने बोला था? जो मध्यम वर्ग है, शिक्षित वर्ग है। ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने बताया था 1857 में क्रांति होने के बाद 1858 जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो सम्राट का शासन हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन जो है वो स्थापित हो जाती है, विक्टोरिया का शासन चलने लगता है। ठीक, और इसी एक्ट के माध्यम से वायसराय का जो पद है वो भी बना दिया जाता है, और इसी क्रम में जो पहला वायसराय है वो बनाया जाता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, साथ ही साथ वायसराय, भारत सचिव जैसे पद जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। फिर इंडियन काउंसिल जो है वो बननी शुरू हो जाती है, भारत परिषद की स्थापना हो जाती है। और इस एक्ट को कहा जाता है भारत को ये अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो भारत को अच्छा बनाने वाला जो कानून है, जो अधिनियम है, वो किससे कहा जाता है? तो 1858 के अधिनियम को ही बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग पॉइंट फॉर्म में क्या है। तो भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1858 के अधिनियम को कहा जाता है। भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा या मध्यम वर्ग के द्वारा ये कहा जाता है। इस एक्ट के माध्यम से सम्राट का शासन स्थापित हो जाता है और वायसराय का पद सृजित हो जाता है, और जिसमें पहले वायसराय जो हैं वो कौन बना दिए जाते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, भारत का। तो भारत सचिव का पद जो है वो किस एक्ट के माध्यम से सृजित होता है? तो 1858 के माध्यम से होता है। और भारत परिषद की स्थापना जो है वो किसके माध्यम से होती है? तो 1858 के एक्ट के माध्यम से भारत परिषद की स्थापना भी हो जाती है। और भारत को अच्छा बनाने वाला कानून जो है वो किसे कहा जाता है? तो 1858 के एक्ट को भारत को अच्छा बनाने वाला कानून कहा जाता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम है, एक्ट जो है वो है 1861 का एक्ट। ठीक है, कौन है? 1861 का एक्ट है। 1861 का एक्ट जब आता है तो उसमें इस एक्ट के माध्यम से मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, लोगों को जिनको जो भी मंत्रिमंडल में होते हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। ठीक है,
और हर डिपार्टमेंट अपने अपने आप में बट जाता है, ठीक है। जल विभाग किसी को और दे दिया, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो किसी को दे दिया। तो विभागीय प्रणाली की जो स्थापना है, शुरुआत जो है वो 1861 के माध्यम से ही होने लगती है, ठीक। और विकेंद्रीकरण, ठीक है, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ा था, केंद्रीकरण की स्थापना हो जाती है, लेकिन 1861 के अधिनियम में विकेंद्रीकरण की जो है वो स्थापना हो जाती है, मतलब जो शक्तियां हैं उनका विभाजन हो जाता है, ठीक है। और पहली बार विधि निर्माण जो होता है उसमें भारतीयों का सहयोग लिया जाता है, ठीक है, उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाता है। और जितने भी मतलब समितियां होती हैं उनमें गैर सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की जाने लगती है प्रथम बार। कब शुरू होता है? तो 1861 के एक्ट के द्वारा ये चीजें शुरू होने लगती हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो किस एक्ट के माध्यम से आती है? तो 1861 के माध्यम से आती है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1861 के अधिनियम के द्वारा आती है। और विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1861 के माध्यम से शुरू होती है। और विकेंद्रीकरण की स्थापना 1861 एक्ट के तहत शुरुआत होती है, ठीक है, स्थापित होती है। पहली बार क्या होता है? विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती है, ठीक है। सरकारी तो अब इंक्लूड रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है, जो जिनकी योग्यता ज्यादा है, ठीक है, जो सरकारी पद पर आसीन नहीं है, उनको भी शामिल किया जाने लगता है, ठीक है, जो भी समितियां जो भी बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्ट। नेक्स्ट एक्ट है 1876 का एक्ट। क्या होता है 1876 का एक्ट? इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 1876 के माध्यम से जो विक्टोरिया होती है, महारानी विक्टोरिया, उनको भारत की साम्राज्ञी जो है वो बना दिया जाता है। वो घोषित कर दिया जाता है कि आज से भारत की साम्राज्ञी जो है वो कौन होंगी? वो विक्टोरिया जो होंगी, महारानी विक्टोरिया होंगी। और इसी एक्ट के माध्यम से पहली ऊन फैक्ट्री जो है वो कानपुर में स्थापित होती है, ठीक है। तो 1876 में पहली ऊन फैक्ट्री जो है वो कानपुर में स्थापित हो जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की साम्राज्ञी जो है वो घोषित हो जाती है, और पहली ऊन फैक्ट्री जो है वो कानपुर में स्थापित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम के माध्यम से बजट पर बहस करने की शक्ति मिल जाती है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हो चुकी थी, जितना रेवेन्यू वगैरह कितना आया, विभागीय प्रणाली की भी व्यवस्था हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। तो अब सब लोग बजट पर बहस करते हैं कि कितना रेवेन्यू हमें मिला, कितना खर्च हुआ, तो एक आकलन किया जाता है, ठीक। चुनाव पद्धति की जो शुरुआत है वो भी इस एक्ट के माध्यम से होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट के माध्यम से मिल जाती है? तो 1892 के अधिनियम से मिल जाती है। और चुनाव पद्धति की जो शुरुआत है वो भी 1892 के एक्ट के माध्यम से शुरू हो जाती है। मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो अभी तक नहीं मिलता है, ठीक है। मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो नहीं मिलता है, ठीक। चुनाव पद्धति तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मतदान करने का, जो भारतीयों को मतदान करने का अधिकार है वो अभी तक नहीं मिलता है। और कोई भी अनुपूरक प्रश्न जो है अगर पूछना चाहता है तो वो भी पूछ नहीं सकता है, ठीक। नेक्स्ट जो एक्ट आ जाता है वो 1909 का एक्ट आ जाता है, ठीक है। 1909 के एक्ट को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, ठीक है। 1909 के अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। और देखिए मार्ले और मिंटो जो है वो दो पर्सन हैं अलग अलग, ठीक है। ये मार्ले हो गए और ये मिंटो हो गए, ठीक है। तो मार्ले जो थे वो वायसराय थे, ठीक है, और मिंटो जो थे वो भारत सचिव थे। तो इन्हीं दोनों का जो टाइम पीरियड था 1909 का, तो इन्हीं दोनों के नाम से हम लोग मार्ले मिंटो सुधार जो है वो कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। क्या हुआ कि भारत के सदस्य जो थे, भारतीय सदस्यों को पहली बार भारतीय परिषद और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी जो उनके अंतर्गत काम करती थी, तो उनको शामिल किया जाने लगा, ठीक है। अब इंक्लूड कौन होने लगा? धीरे धीरे जो है भारतीय सदस्यता भी शामिल होने लगी थी ब्रिटिश के कार्यों में, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी परिषदें बनती थी, समितियां बनती थी, तो उनमें भारतीय सहभागिता भी नजर आने लगी थी। और इस एक्ट के माध्यम से ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब मुसलमानों को इसमें पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था जो है वो बता दी जाती है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन जो है वो दिया जाएगा,
ठीक है। बजट पर जो बहस थी वो तो था ही था, लेकिन चुनाव पद्धति जो आप लोगों को अभी पिछला बताया, तो चुनाव पद्धति में अब अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था जो है इस एक्ट के माध्यम से करने दी जाती है। ठीक है, कि आप अनुपूरक प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं, और बजट पर बहस के साथ साथ चर्चा करने का भी अधिकार जो है वो इंक्लूड हो जाता है। तो क्या है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। भारतीय सदस्यों को पहली बार भारत परिषद एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, तो इन दोनों में शामिल होने लगते हैं भारतीय सदस्य। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो लागू हो जाती है। ठीक है, कि पृथक निर्वाचन जो है वो दिया जाएगा। अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था जो है वो इस एक्ट के माध्यम से की जाने लगती है, और बजट पर चर्चा करने का अधिकार जो है वो 1909 के अधिनियम के द्वारा दे दिया जाता है। नेक्स्ट जो है एक्ट हमारा वो है 1919 का अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है एक्ट। क्या होता है 1919, ठीक है, देख सकते हैं ये मॉन्टेग्यू जी हैं और ये चैम्सफोर्ड जी हैं। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दो सदनों की व्यवस्था होती है। द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में शुरुआत हो जाती है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी सुधार इसको कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो हमारे वायसराय होते हैं, चैम्सफोर्ड जो होता है वो हमारे भारत सचिव होते हैं। तो इन्हीं दोनों के नाम पर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 1919 के अधिनियम को, और ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, महिला मताधिकार जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया जाता है, और उत्तरदायी द्वैध शासन जो है वो स्थापित हो जाता है। ठीक है, पिछले वाले एक्ट में क्या होता है कि 1909 में मुस्लिम पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है, और 1919 में सिखों द्वारा पृथक निर्वाचन जो है वो दे दिया जाता है। लोक सेवा आयोग जो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसका गठन हो जाता है। ठीक, और देखते हैं हम लोग क्या है फैक्ट। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किसको कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। दो सदनों की व्यवस्था जो है वो किस एक्ट के द्वारा लागू हुई थी, तो कब आया था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दो सदनों की व्यवस्था की गई थी। महिला मताधिकार जो है वो भी इसके अंतर्गत दे दिया गया था। उत्तरदायी शासन जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा आया था। सिखों को पृथक निर्वाचन जो है वो भी 1919 के अंतर्गत सिखों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। लोक सेवा आयोग जो हम लोग देखते हैं, पब्लिक कमीशन आयोग, एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, तो वो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही इसका गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का। और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक, ठीक है, ऑडिटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार। तो भारत सचिव जो होगा तो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अब कर सकेगा। ठीक है, उसी की सहायता से हो सकेगी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, वरना नहीं हो सकेगी। तो ये किसके अंतर्गत किया गया, तो ये भी जो है व्यवस्था वो 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। देखते हैं हम लोग 1935 का लास्ट जो हमारा अधिनियम है, अंतिम जो है वो क्या है, वो 1935 का अधिनियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लोक सेवा आयोग जो है वो हमारा बनता है 1919 में। ठीक है, और फिर संघीय लोक सेवा आयोग, एक सेंटर फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1937 में स्थापित होता है। तो वो किस एक्ट के माध्यम से होता है, तो 1935 के एक्ट के माध्यम से होता है। अब प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो समाप्त हो जाता है और केंद्र में लागू हो जाता है। तो 1919 के अधिनियम में क्या था, उत्तरदायी द्वैध शासन जो है वो लागू हो जाता है, सभी जगह केंद्र हो चाहे स्टेट हो। लेकिन 1935 तक आते आते प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है और केंद्र में लागू हो जाता है। वर्मा को अलग कर दिया जाता है इसी एक्ट के माध्यम से। जो भारत काउंसिल जो बनाई जाती है, भारत परिषद जो बनाई जाती है, उसका अंत कर दिया जाता है। और दिल्ली में संघीय न्यायालय जो है वो स्थापित कर दिया जाता है। कब स्थापित होता है, तो 1937 को स्थापित हो जाता है 1935 के एक्ट आने के बाद, जिसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर मॉरिस ग्वेयर को बनाया जाता है। और दो भारतीय न्यायाधीश भी होते हैं उसमें। कौन होते हैं, तो M.R. जैकब होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं M.S. सुल्तान होते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो इम्पोर्टेंट इसमें है तो वो है रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो रिजर्व बैंक की भी स्थापना हो जाती है, RBI की स्थापना हो जाती है। और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं गवर्नर जनरल के हाथ में आ जाती हैं इसी एक्ट के माध्यम से।
ठीक है। और भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वो इसी अधिनियम को बोला जाता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जो भारतीय संविधान का प्रमुख जो स्रोत है वो किस एक्ट को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है 1935 के अधिनियम को। और इसी 1935 अधिनियम के द्वारा ही राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की, जो जारी करने की जो शक्ति है वो दे दी जाती है। संवैधानिक जो निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो भी इसी 1935 के अधिनियम से ले लिया जाता है। और देश के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अगला, देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख जो है वो जो है नहीं किया जाता है। इसी एक्ट में ये बताया जाता है कि देश के लिए कोई भी लिखित संविधान नहीं होगा। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, कब की जाती है, तो 1937 में की जाती है। प्रांतों में दैत शासन समाप्त हो जाता है और केंद्र में लागू हो जाता है। ठीक है, बर्मा को अलग कर दिया जाता है, जिसको म्यांमार बोला जाता है। ठीक, तो बर्मा को अलग कर दिया जाता है। भारतीय परिषद जो गठन हुई थी उसका अंत कर दिया जाता है 1935 के एक्ट के माध्यम से। दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित हो जाता है, कब स्थापित होता है, तो 1935 को स्थापित होता है। प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं सर मॉरिस ग्वेयर, और दो भारतीय न्यायाधीश बनाए जाते हैं जिनका नाम है M.R. जैकब और दूसरे हैं M.S. सुल्तान। ठीक है, ये दो भारतीय सदस्य भी शामिल कर लिए जाते हैं न्यायाधीश के रूप में। और रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है, RBI की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से हो जाती है। और अवशिष्ट शक्तियां जो गवर्नर जनरल के हाथ में है वो चली जाती हैं। तो गवर्नर जनरल के हाथ में अवशिष्ट शक्तियां देने वाला ये 1935 का अधिनियम है। भारतीय संविधान का प्रमुख जो स्रोत है वो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। ठीक है, क्या स्रोत है, तो क्या क्या चीजें ली गई हैं इस भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में 1935 से, तो जो निर्गत करने, अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को, तो वो इससे लिया गया है। और संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो प्रवक्ता है वो भी इससे, प्रवक्त मतलब प्रदान किया गया है, तो इसी से मतलब लिया गया है। ठीक है, प्रवक्त किया गया है। और जो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं। ठीक है, हालांकि ये 1935 का एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें देश के लिए कोई भी लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सभी ये जो एक्ट है ये सभी एक्टों का राजा भी इसीलिए माना जाता है। और हमारा जो संविधान क्रिएट हुआ है तो पूरा बेस इसी को रखा गया है। 1935 को जितना भी हम डिटेल में पढ़ पाए उतना ही कम है। ठीक है, तो 1935 का एक्ट इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 1858 से लेकर 1935 तक जितने भी एक्ट थे वो हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने पढ़े, समझे क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तीसरा लेक्चर था आप लोगों का संवैधानिक विकास के क्रम में। तो हम लोगों ने देखा संवैधानिक विकास जो है वो कैसे कैसे शुरू होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन तक कैसे सत्ता हस्तांतरित होती है, क्या क्या एक्ट आते हैं, क्या क्या सुधार किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन समितियां बनाई जाती हैं, परिषद बनाए जाते हैं, गवर्नर जनरल से कैसे वायसराय बनता है। ठीक है, भारत सचिव का पद जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो इन सभी को हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज इस वीडियो को मिलाकर हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं संवैधानिक विकास के क्रम में। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे विकास जो है वो शुरू हुआ संविधान बनाने का। ठीक है, पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विकास था। ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाले जो एक्ट थे वो पढ़े थे। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले जितने भी लेक्चर थे वो जितने भी एक्ट थे वो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा देखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सामने लेके बैठे, तब आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पॉलिटी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।